प्लेस ऑफ बर्थ पे क्या बोलूंगा मैं नहीं मालूम। मोदी जी शायद गुजरात में पैदा हुए, नहीं बोलता उनके बारे में। लैंग्वेज टू गेन द वोट्स, ठीक है। स्ट्रिक्टली फॉलो सो एंड सो 125, 127, नॉट प्रमोटिंग एनमिटी बिटवीन क्लासेस। फिर उसके बाद नॉट टू ओवररूल प्रोविजंस अंडर 153A, B, 295A, 298 और IPC। अरे कभी अंग्रेजी तो अच्छी लिखा लो, दुश्मनी करना है तो अच्छी तरह करो। नॉट टू ओवररूल प्रोविजन, मैं कौन होता हूं ओवररूल करने को? मैं क्या मजिस्ट्रेट हूं? कोई अदालत है? नॉट टू ओवररूल। अरे साहब जरा अच्छे आदमी को लिखाओ, तनख्वाह मिल रही, मेरा पैसा आपको जा रहा तो जरा कम से कम दुश्मनी करे तो अच्छी करो। फिर बोलते कि आई बीइंग रिस्पॉन्सिबल, यस आप ही रिस्पॉन्सिबल है, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन माई पुलिस स्टेशन जुरिस्डिक्शन एक्सपेक्ट्स। अब यहाँ कॉर्पोरेशन को कॉर्पोरेशन लिख दिए मुबारक आपको। एक्सपेक्ट्स कॉर्पोरेशन, यस आपको कॉर्पोरेशन दे सकता हूँ, कॉर्पोरेशन कहाँ दूं मैं? अब ये हमारे को लिख के दे दिए। मैं इंस्पेक्टर साहब को बोला कि आखिर क्या वजह है कि मैं जब कभी भी आता हूँ भिवंडी को, 2015 में जब असेंबली के इलेक्शन हुए तब भी मेरे को नोटिस ला के दिए। बोला ये नोटिस क्यों दे रहे मेरे को? बोले नहीं देते आप। बोला ले लो, मैं आप जितने नोटिस देते दो, मगर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कोड ऑफ कंडक्ट है तो महाराष्ट्र स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या करना फिर? महाराष्ट्र स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से आना नोटिस मेरे को। मैं उनसे कहा कि कल मालेगांव में एक बहुत बड़े जलसे से मैं खिताब करने का मौका मिला, वहां पर कोई नोटिस नहीं मिली। इससे पहले 3 जलसे लातूर में हुए, कोई नोटिस नहीं मिली। आखिर भिवंडी आते ही क्या हो जाता है इनको? ठीक है, अच्छी बात है, आपके अगर पॉपुलैरिटी में इजाफा होता है मुझे नोटिस देकर तो बहुत अच्छा है, मगर मैं हमारे क्या नाम है इनका, विजय साहब से बोलूंगा, बड़े इज्जत के साथ बोलूंगा कि नेक्स्ट टाइम जब उद्धव ठाकरे आए तो उनको भी नोटिस देंगे क्या? फडणवीस आए तो उनको भी नोटिस देंगे क्या? कांग्रेस के घिसीटे पिसीटे लीडर आए तो उनको भी देते क्या? किसी को नहीं देते। आपको कोई मर्द नजर नहीं आ रहा, मैं नजर आ रहा हूं क्या? क्या वो लोग गूंगे हैं, मेरे मुंह में जबान है क्या? वो नहीं बोलते कुछ भी, मैं ही बोलता हूं क्या? मेरे पीछे क्यों पड़ रहे विजय साहब? आप विजय हो गए मालूम नोटिस दे के, मगर मुझको भी विजय होने का इलेक्शन में। अगर आप मेरे को विजय होने से रोक कर नोटिस दे के समय, तो गलत बात है ये। आप यूनिफॉर्मिटी रखो, जो आ रहा है उसको नोटिस दो। चीफ मिनिस्टर को भी दो, आप कल आएंगे चीफ मिनिस्टर कैंपेन करने, उनको भी दो नोटिस। आप नहीं दे सकते आप, इसलिए दिए तो आपका प्रमोशन क्या होगा? डर जाएंगे आप, डाई को डरते दो, उसको भी दो, जाके सलूट मार के दो। फडणवीस साहब नोटिस मैं ओवैसी को दिया, आपको भी दे रहा हूं। उद्धव ठाकरे को भी दो। एयर इंडिया का वाक़या तो नहीं होगा, मेरे को मालूम, देना था। हमारे कोई पीछे पड़े हुए हैं। आखिर किस्सा क्या है ये? यही हरकतें अवाम में गलत मैसेज पहुंचाती है कि हाँ यकीन है मेरा नाम असदुद्दीन ओवैसी है तो क्या मेरे चेहरे पे लिखा हुआ है भड़काऊ भाषण? मैं हिंदुस्तान के पार्लियामेंट का मेंबर हूं, मैंने हिंदुस्तान की आईन पर हल्फ लिया है। आई हैव टेकन ओथ ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैं हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में खड़े होकर 3-4 मिनट की तकरीर कर सकता हूं, तो वहां पर स्पीकर नहीं रोकती। कई जलसे मेरे हुए हर जगह पर, कहीं पर कोई केस बुक नहीं हुआ, मगर यहाँ आए तो फौरन हम पर नोटिस दे दिए। अब भिवंडी के अवाम को फैसला करना है कि वो किसको वोट देंगे। जिसको नोटिस मिलती है उसको वोट देंगे, जिसको नोटिस नहीं मिलती उसको वोट देंगे। क्योंकि जिसको नोटिस मिल रही है वो इस बिना पर मिल रही है कि इनको डर है कि यदि सच्चाई बयान करता है, इसको सच्चाई बयान करने से रोका जाए। इसीलिए मुझे नोटिस दी जा रही है, क्योंकि मैं भिवंडी में जो आज मसाइल है, 450 करोड़ का आपका बजट है और वो कैसे खर्च होता है किसी को मालूम नहीं। मसाइल के अंबार हैं। यहाँ पर स्कूल अगर है तो वहां पर कॉलेज नहीं है, अगर स्कूल है
तो बच्चियों के लिए बैतुल खला का इंतजाम नहीं है, टीचर नहीं है, रोड तो माशाल्लाह है ही नहीं, किस रोड पर चलते नहीं मालूम। ये कांग्रेस के और आपके दूसरे पार्टी के शिवसेना के कॉरपोरेटर, रोड तो है ही नहीं यहाँ पर। बारिश हुई तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया का नायग्रा फॉल्स यहाँ पर आ गया, पूरा नाला बन जाता है, बीमारियां होती हैं, अस्पताल नहीं है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि ये 450 करोड़ आखिर कहां पर जा रहे हैं। सरकारी अस्पताल में तो बोल ही नहीं सकते, कहां सरकारी अस्पताल है। भिवंडी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में 850 करोड़ का खर्चा हो चुका, उसमें इससे मालूम हो रहा है कि जिन लोगों को आपने कामयाब करके भिजाया, जिसमें कांग्रेस के 26, समाजवादी के 17, राष्ट्रवादी के 9 और शिवसेना के, तो क्या किया उन्होंने? 800 करोड़ का खर्चा कर दिए, 450 करोड़ का बजट है, तो फिर डेवलपमेंट विकास कहां का हुआ, कहां गया, किसके जेब में गया, किसके खाते में गया, किसके कॉन्ट्रैक्टर की जेब में गया, किसका घर बन गया, इसका कोई पूछने वाला ही नहीं है। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि अब की बार आप सोच समझकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। अगर आप अच्छे उम्मीदवारों को कामयाब करेंगे तो तब जाकर सही मानों में यहाँ पर डेवलपमेंट होगा। वरना अगर इसी तरह से जो रिवायती चेहरे 10-15 साल से यहाँ पर जीतते जा रहे हैं, कभी वो पार्टी में कभी ये पार्टी में, तो याद रखिए भिवंडी की आवाम का कोई फायदा नहीं होगा, उसमें भिवंडी की आवाम का कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए अगर आप सही मानों में भिवंडी में डेवलपमेंट चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, ये जो कमजोरियां उसको दूर करना चाहते हैं, आप सरकारी अस्पतालों में अस्पताल सही तौर से देखना चाहते हैं, आप रोड चाहते हैं, स्टॉर्म वाटर ड्रेन चाहते हैं, ड्रेनेज लाइन चाहते हैं, तो मेरे भाई एक तारीखी मौका आपके पास आने वाला है। आप अपना वोट अपनी पार्टी मंजलिस के हक में इस्तेमाल करके कामयाब करिए। जो यहाँ से विधायक बने, जो यहाँ से एमएलए बने, कहाँ नजर आते आपको? जो कारपोरेटर बने वो कहाँ पर नजर आते आपको? बताइए, आप इतनी बड़ी तादाद में कांग्रेस और समाजवादी के कारपोरेटर जीते, कौन सा डेवलपमेंट का काम कराया उन्होंने? कुछ काम नहीं करवाया। आज जब मंजलिस इलेक्शन लड़ने आ रही है तो मंजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर इल्जामात लगा दिए जाते हैं, फुला बात कर दी जाती है। सवाल ये पैदा होता है कि उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी और कांग्रेस हारी तो उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार कौन है? अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी 300 सीट पर कामयाब होती है तो उसका जिम्मेदार कौन है? मंजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तो सिर्फ 29 सीट पर पहली मर्तबा इलेक्शन लड़ा, और हिंदुस्तान की जमहूरियत मुझे इस बात की इजाजत देती है कि मैं इलेक्शन लड़ूं, मैं इलेक्शन लड़ते जाऊंगा। आज नहीं जीता कल जीतूंगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि तारीख गवाह है कि बीजेपी के पास भी एक वक्त सिर्फ 2 एमपी थे। तारीख गवाह है कि मंजलिस के पास कभी एक कॉरपोरेटर भी नहीं था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मंजलिस के कॉरपोरेटर जीतते गए, और फिर मुंबई में हमने 2 कॉरपोरेटर्स पहली मर्तबा कामयाबी हासिल की। लोगों ने समझा कि शोलापुर में कामयाब नहीं होंगे, हमारे 11 कॉरपोरेटर कामयाब हुए, अमरावती में 11 कॉरपोरेटर कामयाब हुए, औरंगाबाद में मेन अपोजिशन पार्टी कांग्रेस या राष्ट्रवादी नहीं है, बीजेपी नहीं है, मंजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है औरंगाबाद में, और काम कर रही है मंजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन औरंगाबाद में। तो मेरे भाई, आज आपके पास, भिवंडी की आवाम के पास एक तारीखी मौका आया है कि आप उन पार्टी और उनके उम्मीदवारों का हरगिज साथ मत दीजिए जिन्होंने सिर्फ आपका इस्तेसाल किया और उसके बाद कोई तरक्याती काम करवाने में वो सरासर नाकाम साबित हुए। उत्तर प्रदेश की जहां तक बात है, 400 फिरकावाराना फसादात अखिलेश यादव की क़यादत में हुए, जहां पर सबसे ज्यादा झगड़ा मुसलमान और दलित का होता था, तो क्या वहां पर अखिलेश जीत सकते थे? क्या वहां पर सेकुलर पार्टीज कामयाब हो सकते थे? जो बेटा अपनी बाप की नहीं सुन रहा, ये 2 नौजवान मिल गए तो क्या जीत जाते? अखिलेश और अपने बाप का झगड़ा आज भी चल रहा है। जो बेटा अपने बाप का नहीं हुआ, जो बाप अपने बेटे को बेटा नहीं समझा, जो चाचा अपने भाई के बेटे को भतीजा नहीं समझा, वो लड़ रहे थे। पूरा खानदान सिर्फ पैसे कमाने में था समाजवादी का,
करोड़ों रुपया कमाए वहां पर और 400 फसादात हुए। कोई वादा पूरा नहीं किया मुसलमानों के ताल्लुक से रिजर्वेशन का, और फिर आज इल्जामात और उंगलियां दूसरों पर उठाते हैं। ये तुम्हारा गुरूर और तकब्बुर है कि तुमको अपने गिरबान में झांकने की तमीज नहीं है, क्योंकि तुम्हारी गर्दन इतनी मोटी हो चुकी है कि तुम अपनी गर्दन को झुका नहीं सकते। तुम सिर्फ अपनी गर्दन को सीधा रखकर दुनिया को नीचे नहीं देख सकते, बल्कि अपने आप को ऊंचा दिखाने की कोशिश करते हो। समाजवादी पार्टी कांग्रेस अगर हारी तो इनकी गलतियों की वजह से हारी। इनके 5 साल के दौरे इख्तिदार में जो बदकारियां हुई, जो काम हुआ, जो करप्शन हुआ, जो फसादात हुए, उसका खैमियाजा भुगतना पड़ा। आज उत्तर प्रदेश में अगर गोश्त का कारोबार नहीं होता है, भैंस का गोश्त भी अगर नहीं बिकता, तो उसका जिम्मेदार अखिलेश है। इसने ना स्लॉटर हाउसेस बनाए और स्लॉटर हाउसेस के परमिशन को कैंसिल किया, उसको रिन्यू नहीं किया। कुरैश बरादरी के लोग मीरठ से जाकर अखिलेश से मिले के बनाओ ये स्लॉटर हाउस को रिन्यू करो। अखिलेश ने कहा करेंगे। उनके एक मंत्री ने उनसे मुलाकात की तो उनको गाली गलौज करके भगा दिया उनको। और नतीजा क्या निकला कि सोने पे सुहागा, जो आधा काम ये नाम निहाद सेकुलर पार्टियां शुरू करती हैं, उसको पूरा काम बीजेपी आके कर देती है। और बीजेपी ने पूरा काम कर दिया वहां पर जाकर। और हमारे भी वजीर आजम तो रोज नई नई बात करते हैं। आज मैं होटल में था तो हमारे टीवी के लोग आकर हमसे बात किए और मुझसे कहा कि आपसे एक रिएक्शन लेना है। मैंने कहा बोलिए क्या रिएक्शन चाहिए आपको? तो कहा कि वजीर आजम ने आज कहा मुस्लिम औरतों के बारे में, कहा कि मुस्लिम औरतों का जो ट्रिपल तलाक है वो मुसलमानों में लोग आगे बढ़े, उसको खत्म करें, ये नाइंसाफी है। आप क्या बोलना चाह रहे हैं? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिंदुस्तान के वजीर आजम ने उनकी पार्टी में 280 एमपी, एक मुसलमान नहीं है, एक मुसलमान एमपी नहीं है लोकसभा में, मगर वो बात करते हैं मुस्लिम औरतों की इंसाफ की। उत्तर प्रदेश में एक मुसलमान को टिकट नहीं दिए, मगर ये बात करते हैं मुसलमान औरतों की। आप बता दीजिए कहां है उत्तर प्रदेश में इनके पास? कहीं नहीं है। एक एमएलए टिकट नहीं दे सके, मगर सबका साथ, सबका विकास की बात बराबर करेंगे। और हिंदुस्तान के वजीर आजम बोलते हैं कि मुसलमान ट्रिपल तलाक को पॉलिटिसाइज ना करे। मिस्टर मोदी, मैं पॉलिटिसाइज नहीं कर रहा हूं। आपका छोटा भाई योगी आदित्यनाथ, जो जूनियर मोदी बना हुआ है, और कांग्रेस पार्टी अपने आप को जूनियर मोदी बनाना चाहती है। खैर उन पे तो छोड़ो, बेचारे अब कौन से हकीम को पकड़ के ला के दे सकते नहीं मालूम। एक कोई माने हुए हकीम को लाना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा साहब ये लोग मुखन्निस हो चुके, कुछ दवा बनाओ, खमीर बनाओ ताकि कांग्रेस फिर से उठ सके। तो खैर बहरहाल उनका बाद में बहस करेंगे। आप बताइए कि वहां पर उत्तर प्रदेश में क्या कहा चीफ मिनिस्टर ने कि लोग क्यों खामोश हैं, ट्रिपल तलाक के बारे में बात नहीं करते। मिस्टर मोदी, आपके छोटे को खामोश बिठाओ। वो पॉलिटिसाइज कर रहा है। वो बोलता है कि क्यों खामोश बैठे, और आप बोलते पॉलिटिसाइज मत करो। और क्या हिंदुस्तान के वजीर आजम नहीं जानते कि हिंदुस्तान के 2011 का सेंसस, मैं लिख के लाऊं वरना फिर विजय साहब बोलेंगे भड़काऊ भाषण दिए। 2011 का सेंसस ये कहता है कि मुसलमानों में डिवोर्स का रेट ओनली 0.49%, 0.49% है। बताओ मिस्टर मोदी, आप तो हिंदू सम्राट हैं, बड़े लीडर हैं। बाल ठाकरे के बाद आप ही ले लिए टाइटल। वो बेचारे उद्धव परेशान होंगे कि मेरे को मिलना था, उनको मिल गया, ठीक है। मुसलमानों में 0.49% डिवोर्स रेट है। आप बता दो हिंदू वुमेन में क्या डिवोर्स रेट है? मिस्टर मोदी, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि औरतों में जो डिवोर्स रेट है 2011 के सेंसस के मुताबिक, क्या हिंदू औरतों में डिवोर्स रेट 68% नहीं है? और क्या मुसलमानों में 23.3% नहीं है? मिस्टर मोदी, कभी 68% के बारे में तो बात कर लो ना। आप तो 31% वोट लेकर
आप तो पूरे हिंदुओं को एक करके वोट दिलवा दिए, कामयाबियां हासिल कर लिए। आप एक मुसलमान को भी टिकट नहीं दिए। तो कभी जिन हिंदुओं की आप बात करते उनका बता दो कि 2011 के सेंसस में, मैं भड़काऊ भाषण नहीं दे रहा हूं, 11 का सेंसस बात कर रहा हूं विजय साहब। 2011 census 68% divorce among Hindu women and 23.3% divorce among Muslim women। अब बताइए मिस्टर मोदी इस पर बात नहीं करते। कितने मुसलमान औरतें शादीशुदा जिंदगी में, परसेंटेज ऑफ वुमेन इन मैरिड लाइफ, मुस्लिम्स 87.8, अमॉन्ग्स हिंदू इट इज 86.2%। बताइए आप फिर इसका जिम्मेदार कौन है मिस्टर मोदी? 2011 का सेंसस ये बोलता है कि 20 लाख हमारी हिंदू बहनें सेपरेटेड हैं या डिवोर्स हैं। मुसलमान करीब 90,000 है। मिस्टर मोदी इनके बारे में आप क्यों नहीं बात करते? जो 20 लाख हिंदू बहनें हमारी जो सेपरेटेड हैं, डिवोर्स हैं 2011 सेंसस के मुताबिक, आप उनके बारे में तो कभी बात कर लो। नहीं बात करेंगे, सिर्फ ट्रिपल तलाक की बात करेंगे। और फिर हमारे 2011 का सेंसस ये बताता है कि हमारे मुल्क में 4 करोड़ 30 लाख बेवाएं हैं, विधवाएं हैं हमारे मुल्क में। 4 करोड़ 30 लाख विडोज हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान के वजीर आजम, आप कभी उन बेवाओं के बारे में क्यों नहीं बात करते? कभी उन बेवाओं की शादी कराने की बात क्यों नहीं करते? उन बेवाओं को बिजनेस लगा कर देने की बात क्यों नहीं करते? मगर हमारे प्राइम मिनिस्टर ना बेवा की बात करेंगे, हमारे प्राइम मिनिस्टर ना सेपरेटेड डिवोर्स औरतों की बात करेंगे, हमारे प्राइम मिनिस्टर किसी की बात नहीं करेंगे। बात करेंगे ट्रिपल तलाक, ट्रिपल तलाक, ट्रिपल तलाक। कभी उस औरत की भी बात कर लो जो इंतजार में है कि एक फोन करे, पिया तो कूद के आ जाऊं। मगर नहीं, ओनली ट्रिपल तलाक। शाम में 7 बजे टीवी खोलो आप, एक कोई बोलता मुसलमान औरतें बुर्का क्यों पहनती, कोई बोलता कि ये शादी क्यों करते 2-2, 3-3, कोई टीवी चैनल बोलता कि इतने बच्चे क्यों पैदा करते, कोई बोलता कि ये मर्द वहां क्यों ऐसा खाए, इनके खाने में गोश्त क्यों है, इनकी आबादी क्यों बढ़ रही है। कि टीवी चैनल में हर जगह सिर्फ मेरा चर्चा। शाम 7 बजे से रात में 9 बजे तक माशाअल्लाह सिर्फ तस्करा हमारा है। कल एक मर्तबा जरा मामला उल्टा हो गया, दाऊद के बारे में चला चर्चा। कोई बोला दाऊद को हार्ट अटैक हो गया, मैं बोला अच्छा हार्ट अटैक हो गया। कोई चैनल बोला नहीं दाऊद को वो ब्रेन हेमरेज हो गया। मिला चलिए, किसी ने कहा दाऊद क्रिटिकल है। आखिर में मैं सोचा कि कोई अरे एक और चैनल बोलता दाऊद को वो पेचिश की बीमारी हो गई, वही बोल देते। हार्ट अटैक हो गया, शोक हो गया, सब हो गया। क्या तमाशा बना के रखे मेरे भाई। अगर आप हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत के ताल्लुक से नफरत पैदा करना चाहते हैं और उस पर सियासत करना चाहते हैं, याद रखो ये सेकुलरिज्म को कमजोर आप कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। मैं मुकाबला करूंगा, तुम्हारा हर एतबार से करूंगा। ट्रिपल तलाक के बारे में बहस करना है तो आओ, मैं तैयार हूं तुमसे बहस करने के लिए। तुम मेरे दलाइल का मुकाबला नहीं कर सकते। मैं चैलेंज कर रहा हूं, आओ मुकाबला बहस करो मेरे से, मगर हमको बदनाम मत करो। ट्रिपल तलाक, हर जगह ट्रिपल तलाक। मेरे भाई 10 स्टेट्स का दारुल इफ्ता, हमारे जो लोग दारुल इफ्ता को नहीं जानते, हमारे बच्चों को तो कुछ नहीं मालूम आजकल। मेरे को कल आके एक परसों एक बच्चा फोन करके बोला, नहीं बल्कि कल शाम में कहीं खाने खा रहे थे जलसे के बाद मालेगांव में, तो मेरे को हमारे एक दोस्त बोले साहब वो कटप्पा के बारे में मालूम आपको? मैं बोला ये कौन है कटप्पा? बोला कौन है रे भाई, मेरे को नहीं मालूम कौन है ये कटप्पा। मेरे को तो एक ही नाम मालूम, इन्हें कटवा है बोलते ना हमको। क्यों सेना बीजेपी आर कटवा है देखो। बोला मेरे को कटवा मालूम है, कटप्पा कौन है नहीं मालूम आपको? बोला नहीं मालूम कौन है रे भाई, बोलिए नया कौन पैदा हो गया। हमको कटप्पा मालूम, हमको तैयबा सुरैया नहीं मालूम जिसने ये तिरंगा बनाया था, हमको हजरत सफरानी नहीं मालूम जिन्होंने जय हिंद का नारा दिया था,
ये हमारे नौजवानों का शऊर का अंदाजा है। जिसने जय हिंद का नारा दिया, जिसने तिरंगे को बनाया, जिसने अंग्रेजों से कहा हिंदुस्तान छोड़ो, वो तमाम मुसलमान थे। मगर हमारे नौजवान को कट्टप्पा मालूम। बहुत अच्छा है, मुबारक आपको। मेरे भाई, मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि इन हालात पर गौर करिए कि ट्रिपल तलाक दारुल इफ्ता के बारे में बता रहा था। दारुल इफ्ता वो जगह है जहां पर लोग उलेमाओं के पास जाकर बोलते हैं कि फुला मसला है, इस पर आप फतवा दीजिए, उसको दारुल इफ्ता बोलते। और मुसलमान फतवा कब पूछता? इस्लाम के मामलात में क्या क्वेश्चन है उसका जवाब मिलता। फतवा कोई नहीं दे सकता इलेक्शन में उसको वोट दो मत दो, ओवैसी को वोट दो उनको वोट दो, फतवा नहीं हो सकता। फतवा मुसलमान की जिंदगी के मामलात के बारे में कोई क्वेश्चन रहा तो 10 स्टेट के 6,50,000 जो फतवे दिए गए वो मंगाए गए, उसमें सिर्फ 6% क्वेश्चन था ट्रिपल तलाक के ऊपर। 6,50,000 यानी 10 स्टेट के दारुल इफ्ता के ऑफिसेस से वो फतवे मंगाए गए जो उन्होंने दिए पिछले 2 साल में। 2 साल में 6.5 लाख मुसलमानों ने क्वेश्चन पूछा और उसमें सिर्फ 6% ट्रिपल तलाक पर था। क्या जुल्म कर रहे हैं हम पर, क्या करना चाहते हैं आप? ये मेरी तहजीब का हिस्सा है। हाँ मुसलमानों, मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि पर्सनल लॉ बोर्ड ने तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों से कहा कि अगर आपकी अपनी बीवी से ताल्लुकात अच्छे नहीं है तो पहले आप एक दूसरे की गलतियों को नजरअंदाज करो और जो औरत है उसकी अच्छाइयों को देखो। और हमारी बहनों से कहा कि तुम्हारे मर्द में अच्छाई है तो उसको देखो। इंसान में अच्छाई भी होती है, गलतियां भी होती है। अगर आप गलतियां देखना शुरू कर देंगे तो अच्छाई नजर नहीं आती। फिर दूसरी बात क्या कहा कि अगर आप थोड़े दिन के लिए दूरी अख्तियार करो, अगर इसके बावजूद भी ताल्लुकात अच्छे नहीं हुए तो आप अपने खानदान से शौहर एक जिम्मेदार को, बीवी एक जिम्मेदार को अपनी तरफ से रखे और वो दोनों से मिलाने की कोशिश करें। अगर वो नाकाम हो गए तो फिर पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि 5वां स्टेप ये कि शौहर एक मर्तबा तलाक दे, 1, उसके बाद इद्दत के दिन गुजर जाए, फिर सेकंड टाइम दे और सेकंड टाइम और फर्स्ट टाइम से पहले मिल सकते हैं तो मिल लीजिए, खत्म करिए, थर्ड टाइम के बाद खत्म है किस्सा। ये पूरा फॉर्मूला तरीका मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बताया। मगर आप देख लीजिए, सिर्फ हमारे पीछे पड़े रहते हैं। पर्सनल लॉ बोर्ड ने 4.5 करोड़ 70 लाख पिटीशन लॉ कमीशन को दिए, जिसमें आधे 50% मुस्लिम खवातीन ने कहा कि हमको शरीयत के माने मुस्लिम मैरिज एक्ट के मुताबिक शादी करना है, यूनिफॉर्म सिविल कोड हमको कबूल नहीं है। और फिर लोग बोलते टीवी चैनल पे, ये क्या करे, पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों सजा नहीं देता? मैं सजा दूं? मैं सजा कैसे दे सकता हूं? क्या कोई एनजीए सजा दे सकता है? सजा देने का अख्तियार तो सरकार का है, वो कानून सरकार को बनाना पड़ेगा। मेरे भाई, इसलिए समझो। और नौजवानों से मैं कहना चाहूंगा कि मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, अज़ान के ताल्लुक से अगर कोई बात कहता है तो कोई बात नहीं, तुमने सोशल मीडिया पर जाकर बड़ा धूम मचा दिया, मगर याद रखो नौजवानों, किसी को अज़ान से नींद नहीं आ रही तो तुम तो बेदार होना, तुम तो जाओ भिवंडी की मस्जिदों को तुम तो आबाद कर दो। तुम फजर की नमाज में जाकर अपने भिवंडी की मस्जिदों को आबाद क्यों नहीं करते? कौन रोक रहा तुम उनको जाने के लिए? मगर नहीं, हमको सिर्फ फेसबुक पे कितने लाइक आए मेरे फोटो को, इंस्टाग्राम पे कितना देखे। मेरे दोस्तों, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम तुमको ना खबर में काम आएगा ना हशर के मैदान में काम आएगा। इसीलिए नौजवानों, आप अपनी मस्जिदों को जाओ, मस्जिदों को आबाद रखो। ये हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन हमको अपनी मजहब पर चलने की इजाजत देता है। और मैं फिर आखिर में कहना चाहूंगा, विजय साहब, मैं मजहब के नाम पे वोट नहीं पूछ रहा हूं, मैं मजहब के नाम पे नहीं पूछ रहा हूं। और एक अजीब व गरीब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जो इस बात की इजाजत देता है कि कोई अगर असदुद्दीन ओवैसी के ताल्लुक से कहे
कि हिंदुत्वा के लिए ओवैसी को हराओ, तो वो कानून नहीं तोड़ रहा है, वो कानून नहीं तोड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट को तो चाहिए था कि कह दे कि हिंदुत्वा के नाम पर वोट पूछ रहा है तो रॉन्ग है, मगर वो जस्टिस वर्मा का जजमेंट आज भी लाइव है। तो कोई भी खड़े होकर कह सकता है ओवैसी को हराओ हिंदुत्वा के लिए, मगर अगर ओवैसी कहेगा इस्लाम के लिए वोट दो तो फौरन केस बुक कर देंगे। मैं तो कभी नहीं कहा, ना कहूंगा कभी इंशाअल्लाह ताला। मैं तो कह रहा हूं कि अपने दस्तूरी हुकूक को हासिल करने के लिए, भिवंडी को करप्ट लोगों से खत्म करने के लिए, भिवंडी के रोशन मुस्तकबिल के लिए आप 24 तारीख को मजलिस के अपने अपने वोट का इस्तेमाल करिए, पतन के निशान पर बटन दबाइए और अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए काम करिए। इंशाअल्लाह ताला ये पहला जलसा है, बाद में एक और जो भी जलसे होंगे मैं उसमें शिरकत करूंगा। मैं फिर से आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं और खास तौर से जनाब विजय साहब का थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम आए तो फिर नोटिस देना, देते रहना। मैं क्या करूंगा, मरने के बाद बोलूंगा ये देखो इतने पुलिस नोटिस मिले मेरे को, ये मेरी काबिलियत है। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। और इसी के साथ MIM हेड ऑफ कमेटी भिवंडी की जानिब से और इनके तमाम मेंबरान की